दोस्तों नमस्कार। आज हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करते हैं। अब इस पर पूरी व्याख्या हमने डिटेल में कर दी है। मध्यकालीन इतिहास पर लगभग हमने 3 लेक्चर बनाए हैं और उन तीनों वीडियो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं अब उसको हम क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तरफ हम आपकी क्लास लेते चलेंगे जिसमें डिटेल रहेगा पूरा, और दूसरी तरफ क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आज से क्या स्टार्ट कर रहे हैं, भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं घटना चक्र से रिलेटेड, घटना चक्र के किताब में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब को क्रमशः मैं आपको आज से सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था सऊदी अरेबिया में। कहाँ हुआ था? सऊदी अरेबिया में। अब ये देख रहे होंगे, ये है सऊदी अरेबिया का मैप। इसी तरीके से है, अगर आप मैप में देखेंगे ये सऊदी अरेबिया है, और इधर आप देखेंगे तो ये है मिस्र। ये है मिस्र वाला पोर्शन और ये है सऊदी अरेबिया वाला पोर्शन। इसी बीच में देखेंगे ये लाल सागर है और इस साइड आपको भूमध्य सागर मिल रहा होगा। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज। ये सब हम आपको अफ्रीका महाद्वीप में बताएंगे। अभी क्या है, तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म ये है सऊदी अरेबिया, यहीं पे मक्का नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मक्का नामक स्थान पे पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, मक्का नामक स्थान पे। कहाँ पर? मक्का नामक स्थान पे। कितने सन में हुआ था? तो 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इस प्रकार से आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था किस सन में? 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में हुआ था पहला क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, मक्का कहाँ है? तो मक्का सऊदी अरब का एक स्थान है। मक्का कहाँ है? मक्का है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में, जहाँ पे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। अब आप देखेंगे 622 ईस्वी का सन जो है वो इस्लाम में फेमस है, क्योंकि 622 ईस्वी में ये है मक्का, ये है मदीना। मक्का से मदीना चले गए थे। ये मक्का भी सऊदी अरब में है, मदीना भी सऊदी अरब में है। ये है मक्का और ये है मदीना। तो मक्का से मदीना गए किस सन में? मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में, इसलिए 622 ईस्वी को हम हिजरी संवत बोलते हैं। तो मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। मदीना कहाँ है? सऊदी अरब में। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा होगा? ए नहीं, सॉरी, इसका आंसर होगा सऊदी अरब है डी। इसका आंसर कौन सा होगा? डी होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन है जो आपको जानने जरूरी हैं। सबसे पहले, अगर ये भारत का मैप है, ये है भारत का मैप। भारत का मैप अगर हम ऐसे बना ले रफली, ये है भारत का मैप। तो देखिए ये है तिब्बत वाला पोर्शन और ये है पाकिस्तान। तो तिब्बत वाले पोर्शन मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जो भारत के किस प्रांत से होते हुए? तो भारत का ये प्रांत है जम्मू कश्मीर, ये वाला। इस प्रांत से होते हुए पाकिस्तान होते हुए गिर जाती है अरब सागर में। ये पोर्शन है अरब सागर का। अब ईरानियों ने क्या किया? तो ईरानी इसी के बगल ही हैं पाकिस्तान के। ईरानियों ने इस सिंधु नदी को हिंदू कहा, हिंदू नदी, और इस देश को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। अगर हम यूनानियों की बात करें तो यूनानी है यहाँ पे। यूनानियों ने क्या किया? यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा और भारत को क्या कहा? इंडिया। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये हिंदुस्तान कौन कह रहा है? ईरानी कह रहे हैं। और सिंधु को हिंदू कौन कह रहा है? ईरानी कह रहे हैं। लेकिन भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सऊदी अरब ने किया। सिंधु को हिंदू किसने कहा? तो ये फारस अर्थात ईरान वालों ने कहा। लेकिन भारत की जनता को हिंदू किसने कहा? तो किसने कहा? ये कहा फारस के वासियों ने, जिसे हम आज बोलते हैं ईरान। क्या बोलते हैं? ईरान। तो इस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन इसमें सही हो जाएगा? अच्छा, हिंदू शब्द की जनता, हिंदू
हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जनता के संदर्भ में अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने किया था। लेकिन अगर नदी के संदर्भ में पूछा जाए कि सिंधु को हिंदू कौन कहता था, तो ईरानी कहते थे, जिन्हें उस समय फारस कहा जाता था। इस प्रकार से हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अरबों ने किया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था और किस सन में आक्रमण हुआ था? तो इसमें पूछ रहा है भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 में। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक आक्रमणकारी था जो अरबी था, मीन्स अरब का था। इसने भारत पर सर्वप्रथम अटैक किया था। और कहाँ पे किया था? तो सिंध वाले प्रांत में किया था, जो आज सिंध है वहीं पे किया था। यहाँ का राजा कौन था उस समय? यहाँ का राजा था दाहिर। कौन था? दाहिर यहाँ का राजा था। और इस युद्ध की, आप कह सकते हैं, इस आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो चचनामा एक पुस्तक है। चचनामा एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक? चचनामा। वहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। किस स्थान पे किया गया था? तो सिंध वाले प्रांत में किया गया था, जहां का राजा दाहिर था। इसकी जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें? इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की जाती है? 712 ईस्वी में। ये मैंने अभी आपको बता दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। किस वर्ष अटैक किया था? 712 में। कहाँ किया था? सिंध प्रांत में किया था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। कौन से थे? अरब। अरब के बाद कौन आता है? तुर्क आता है। तो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। उन अरबों में कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम क्या था? तो मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। क्या था? अरबी, अरब का निवासी था। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक था अलप्तगीन या अल्प्तगीन। अब ये कौन था? तो कह रहे हैं इराक के अब्बासी खलीफा जब थे, उनके संपर्क में जिसने उनके यहाँ सैनिकों के रूप में नौकरी की थी, वही बाद में स्वतंत्र हो करके क्या करते हैं? स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। तो कहाँ करेंगे? ये है अफगानिस्तान का एरिया। अफगानिस्तान में एक स्थान था गजनी। यही गजनी पे स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन करता है? अलप्तगीन। कौन करता है? अलप्तगीन करता है। कौन करता है? अलप्तगीन। इसके बाद इसकी गद्दी पे कौन बैठेगा? इसका उत्तराधिकारी, इसका दास रहेगा कौन? बिलक्तगीन। फिर बिलक्तगीन का दास कौन रहता है? सुबुक्तगीन। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? तो सुबुक्तगीन था। कौन था? सुबुक्तगीन। इसी का लड़का मोहम्मद गजनवी होता है, जो भारत पर 17 बार अटैक करता है। सुबुक्तगीन का लड़का होता है। कौन? सुबुक्तगीन का लड़का। इस प्रकार गजनी राजवंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो अलप्तगीन या अल्प्तगीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर रहा ये। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। बिल्कुल सही है। सुबुक्तगीन का लड़का महमूद गजनवी भारत पर 17 बार अटैक किया था। सुबुक्तगीन का लड़का महमूद गजनवी भारत पर कितनी बार अटैक किया था? 17 बार अटैक किया था। लेकिन उसका उद्देश्य कहीं भी शासन करना नहीं था। वो जहां भी अटैक किया वहां से वो धन प्राप्त किया, और धन प्राप्त करके फिर से गजनी लौट जाता था। कहाँ लौट जाता था? गजनी लौट जाता था। इसका सबसे प्रमुख आक्रमण देखिएगा 1025-26 में सोमनाथ मंदिर का अटैक होता है, जहां से बहुत सारा सोना ये प्राप्त करता है और कहाँ जाता है? और चला जाता है कहाँ पे? गजनी चला जाता है। कहाँ चला जाता है? गजनी। किस सन में था? 1025-26 में। तो इस प्रकार देखेंगे महमूद गजनवी
भारत पर 17 बार अटैक करेगा, लेकिन अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता है, ये गलत हो जाएगा। वो सिर्फ धन प्राप्ति के लिए आ रहा था। इस प्रकार इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, निम्न में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनबी को पराजित, किस चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? तो आप देखेंगे कि 1018 ईस्वी में महमूद गजनबी, 1018 में महमूद गजनबी अटैक करता है। कहाँ पर? तो अटैक करेगा, कन्नौज का शासक रहता है कौन? राज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल राजधानी छोड़ के भाग जाता है। जब राज्यपाल राजधानी छोड़ के भाग जाएगा, राज्यपाल राजधानी छोड़ के भाग जाता है, तो इसका चंदेल शासक विद्याधर जो रहता है, इसकी हत्या कर देता है। इसी के बाद महमूद गजनबी क्या करेगा? विद्याधर पे अटैक करेगा, लेकिन विद्याधर को पराजित नहीं कर पाता है। अंततः विद्याधर से उसको संधि करनी पड़ती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शासक रहता है? तो चंदेल शासक विद्याधर रहता है, जिससे महमूद गजनबी पराजित नहीं कर पाता है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इसमें देखेंगे तो दो लोगों का नाम आपको दिख रहा होगा, फिरदौसी और उतबी। ये दोनों महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे, लेकिन चंद्रबरदाई और हसन निजामी ये नहीं हैं। लेकिन अब आपको इसमें समझना है कि फिरदौसी और उतबी में कौन है इतिहासकार। तो उतबी इतिहासकार है, जबकि फिरदौसी कब है? फिरदौसी एक किताब लिखता है शाहनामा। क्या लिखता है? शाहनामा। ये क्या है? ये कवि है। ये जो किताब लिख रहा है, इसमें कश्मीर को कहता है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है। जबकि उतबी क्या है? ये इतिहासकार है। इसने एक किताब लिखी है तारीख यामनी। क्या लिखी है? तारीख यामनी या किताबुल यामनी। इसमें किसका वर्णन है? तो मध्य एशिया के इतिहास का वर्णन है। मध्य एशिया के इतिहास का वर्णन है। इस प्रकार से इसमें कौन हो जाएगा आंसर? तो इसमें हो जाएगा उतबी। उतबी किसके दरबार में? महमूद गजनबी के दरबार में है। इसने तारीख यामनी या किताबुल यामनी नामक किताब लिखी, जिसमें मध्य एशिया का वर्णन है। इस प्रकार ये क्या हो गया? इतिहासकार हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार में रहता था? तो सर्वप्रथम तो शाहनामा को फरिश्ता ने नहीं लिखा है। किसने लिखा है? फिरदौसी ने लिखा है। किसने लिखा है? फिरदौसी ने लिखा है। अब फिरदौसी किसके दरबार में रहता है? तो फिरदौसी रहता है महमूद गजनबी के दरबार में। एकदम क्लियर कट आपको होना चाहिए कि शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी है, फरिश्ता नहीं है इसका। और फिरदौसी किसके दरबार में है? फिरदौसी है महमूद गजनबी के दरबार में। हमने अभी आपको बताया कि फिरदौसी ने जो किताब लिखी है शाहनामा, इसमें बताया है कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कहाँ है? वो है कश्मीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन 14वां, शाहनामा का लेखक कौन है? अब इसमें डायरेक्ट आ गया तो फिरदौसी है। किसके दरबार में रहता है? तो ये रहता है महमूद गजनबी के दरबार में। अगला क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान है अब अल बरूनी। वैसे भी इसमें देखेंगे तो दारा सिकोह और अबुल फजल अब्दुल कादिर बदायूनी ये इसके बाद के हैं। सबसे पहले का अल बरूनी है। ये किसके साथ आता है? तो ये आता है महमूद गजनबी के साथ। ये कहाँ का रहता है? ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये उज्बेकिस्तान, जिसे हम खारिज में बोलते थे उस समय, वहाँ का रहने वाला था। मध्य एशिया पर जब अटैक करता है महमूद गजनबी, तो वहाँ से इसको लेके आता है अपने साथ गजनी। वहाँ इसका मूल नाम रहता है अबू रेहान। वहाँ से इसको गजनी लेके आता है और गजनी से जब भारत पर अटैक करता है तो यहाँ भी इसको साथ लेके आता है। ये क्या है? ये गणित का, दर्शन का, ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था। जब भारत आता है तो यहाँ काशी के ब्राह्मणों से ये पुराणों का भी अध्ययन करता है। और किसका अध्ययन करेगा? तो जितने भी धार्मिक साहित्य हैं, पुराण हो गए, वेद हो गए, इनका अध्ययन करता है। इसके बाद वो अपनी अरबी में एक किताब लिखता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? किताबुल हिंद। क्या बोलते हैं? किताबुल हिंद या किताबुल हिंद ही बोलते हैं इसे। अब इसी किताबुल हिंद में किसका वर्णन है? किताबुल हिंद में भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दशा का वो वर्णन करता है। कौन करता है? तो करता है अल बरूनी। इस प्रकार पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन हो जाएगा? अल बरूनी। ये भारत आता है तो काशी के ब्राह्मणों की मदद से पुराणों का और किसका? महाभारत का, उपनिषदों का, ये सभी चीज़ों का यहाँ पे ये
क्या करता है, यहाँ पे अध्ययन करेगा। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अल बरूनी हो जाएगा। अब ये अबुल फजल अकबर के कार का है, दारा सिको ये औरंगजेब के समय का हो जाएगा। और ये अब्दुल कादिर बदावनी भी उन्हीं के समय के आ जाता, गुलाम वो क्या बोलते हैं उसको, मुगल वंश के टाइम का है ये। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल बरूनी। अल बरूनी विद्वान शासक है। इसने कौन सी किताब लिखी है, किताबुल हिंद। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 16वां क्वेश्चन अब आप देखेंगे, ये आ गया स्क्रीन पे आपके। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है, तो ये है अल बरूनी। अभी मैंने आपको बता दिया कि महमूद गजनबी के साथ आया था अल बरूनी, जिसने किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की थी। किस ग्रंथ की रचना की थी, तो आप जानते हैं किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की इसने रचना की थी। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये है 17। अल बरूनी भारत कब आया, तो अब देखिए महमूद गजनबी का अटैक कब हुआ। महमूद गजनबी का अटैक होता है ये 1001 से लेके 1025-26 तक। इसका लास्ट आक्रमण 1027 में जाटों और खोखरों के विरुद्ध होता है, मुल्तान के जाटों और खोखरों के विरुद्ध। इस प्रकार किस सदी में ये आया था, तो 11वीं सदी में। 1001 से लेके 1025-26 में अगर ये अटैक कर रहा है तो 11वीं सदी में उसके साथ ये भारत आएगा। इस प्रकार से 18वां क्वेश्चन, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन हो जाएगा, तो अल बरूनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अल बरूनी। 19वां क्वेश्चन देखिए, अब अल बरूनी कह रहा है अल बरूनी के बारे में क्या सही नहीं। यह धर्मनिरपेक्ष लेखक था, बिल्कुल यही सही नहीं। ये धर्मनिरपेक्ष नहीं था, यह धर्म सापेक्ष था। ये मुस्लिमों के प्रति इसका क्या था, इसका जुड़ाव था, चूंकि ये खुद ही मुस्लिम था। इसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, ये बिल्कुल सही है। संस्कृत का विद्वान था, बिल्कुल सही। त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ है, बिल्कुल सही है। तो इसमें 19वां क्या हो जाएगा, ये 19वां का ए क्या है, गलत है। धर्मनिरपेक्ष नहीं था, ये मुसलमान था। तो इसे भी मोहम्मदन धर्मनिरपेक्ष बहुत कम ही होते हैं। अब चलिए 20वां क्वेश्चन आपके सामने ये है। 20वां क्या है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनबी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। तो आप देखेंगे महमूद गजनबी जब भारत पे अटैक करेगा, और वो भी सोमनाथ मंदिर पर 1025-26 में, यहीं से आता है, गुजरात में अटैक करता। तो यहाँ का शासक रहता है भीम प्रथम। कौन रहता है, भीम प्रथम, जिसी को भीमराज प्रथम बोल रहे हैं इसमें। तो भीम प्रथम जब शासक है, भीम प्रथम कौन है, भीम प्रथम, इसी को भीमदेव बोलते हैं। भीम प्रथम के समय जब ये अटैक करता है तो ये भाग के कहाँ चला जाएगा, कच्छ चला जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे सोमनाथ मंदिर को ये लूटता है, और लूट के कहाँ जाता है, गजनी जाता है। और इसी जाने के क्रम में, गजनी जाने के क्रम में, यहाँ के मुल्तान के जाटों और खोखरों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था। इसीलिए 1027 में अटैक कर देता है जाटों और खोखरों पर भी। तो ये अटैक कब करता है, सोमनाथ मंदिर पर 1025-26 में। यहाँ का शासक कौन रहता है, भीम प्रथम, जिसको हम इतिहास में भीमदेव के नाम से भी जानते हैं। और जब सोमनाथ मंदिर के सोने को लूट के चला जाता है तो इसका पुनर्निर्माण कौन कराएगा, तो यही भीम प्रथम ही कराएगा, क्योंकि भीमदेव प्रथम या भीम प्रथम ही वहाँ का शासक है। और जो उसके जाने के बाद क्या करेगा, यही उस मंदिर का पुनर्निर्माण भी कराएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21वां आपके सामने ये है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। तो अब देखिए महमूद गजनबी के कुछ सिक्के मिले हुए हैं चांदी के, जिसमें क्या है, तो जिसमें एक तरफ देखेंगे आप लक्ष्मी देवी और भगवान शिव की आकृति कुछ सिक्कों पे मिलेगी, और दूसरी तरफ संस्कृत में एक अभिलेख मिलता है अव्यक्तम मोहम्मद बिन अवतारम। ये किसके सिक्कों पर मिलता है, तो ये महमूद गजनबी के सिक्कों पे मिलता है। चांदी का सिक्का है, इस पे क्या मिल रहा है, इस पर जो लेख मिल रहा है वो संस्कृत में अव्यक्तम मोहम्मद बिन अवतारम, और दूसरी तरफ भगवान शिव और लक्ष्मी देवी की आकृति भी मिल रही है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, महमूद गजनबी हो जाएगा। चलिए देखिए 22वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता, तो वो कौन हो जाएगा। 1192 में सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने जीता था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को क्या कर देता है, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। जब पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देगा, इसी के बाद देखिएगा आप उत्तर भारत में उसकी विजय का सिलसिला आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार से
निम्नलिखित में किस मध्य शासक ने उत्तर 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो कौन हो जाएगा? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखेंगे ये सब क्वेश्चन, आप देखेंगे इसका मैंने डिस्क्रिप्टिव पूरा एक चैप्टर वाइज पढ़ाया है, और चैप्टर वाइज पढ़ाया है, उसमें आप जाके पूरा उसको एक बार देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सब की मैंने उसमें चर्चा की है डिस्क्रिप्टिव में। 23वां क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया ना? मोहम्मद गोरी भीम द्वितीय। किसने पराजित किया? भीम द्वितीय ने पराजित किया। ये मूलराज द्वितीय का भाई रहता है। 1175 में सर्वप्रथम गुजरात पे अटैक करता है मोहम्मद गोरी। वहाँ का शासक मूलराज द्वितीय रहता है, लेकिन उसने इसका मोहम्मद गोरी का सामना करने के लिए अपने भाई भीम द्वितीय को भेजता है। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। कब? 1175 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? भीम द्वितीय। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो भीम द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? जयचंद को मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध 1194 में पराजित किया था। मोहम्मद गोरी 4 बार अटैक करता है भारत में। मूलतः वैसे तो 5 लास्ट में वो खोखरों के विरुद्ध भी करता है, लेकिन 1175, 1191, 1192, 1194 ये 4 युद्ध मूलतः इसके पूछे जाते हैं। तो 1175 में हार जाता है, किससे? भीम द्वितीय से। 1191 में हार जाता है तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से। 1192 में वो फिर जीत जाता है, किससे? पृथ्वीराज चौहान से, पहली बार जीतता है। और 1194 में जयचंद को हरा करके चंदावर के युद्ध भी जीत लेता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 1194। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन राजा मोहम्मद गोरी के द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया? तो कौन सा था? जयचंद था। अभी मैंने इसको बताया आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, 26वां। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो किसे हराया था? जयचंद को हराया था। किसे? जयचंद को। अगला क्वेश्चन क्या है? 27। युद्ध जिसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई तो कौन सा होगा? तराइन का द्वितीय युद्ध। चूंकि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही मोहम्मद गोरी जयचंद को हराता है, और जयचंद को हराने के बाद आप देखेंगे उत्तर भारत में अपने जीते गए प्रदेशों का, जितने भी प्रदेश थे उनका शासक किसे नियुक्त करता है? तो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको नियुक्त करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करता है। इस प्रकार से इसकी नींव कब पड़ती है? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब अगला देखिए, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को उत्तर प्राप्त करिए। अब इसमें कह रहा है कि सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले महमूद गजनबी आएगा। 1000 ईस्वी में आ जाता है, 1001 में ही अटैक कर देता है। दूसरे फिर देखिए, महमूद गजनबी का उत्तराधिकारी मोहम्मद गोरी होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये आ जाता है 1001 में, ये आ जाएगा 1175 में। ये कब आता है? चंगेज खां। तो चंगेज खां और तिमोचिन 1222 में इल्तुतमिश के शासनकाल में अटैक करता है। और अगर तैमूर के बारे में बात करें तो 1398 में अटैक करेगा, जब तुगलक वंश का लास्ट शासक रहता है। उसके समय में नासरुद्दीन के समय में अटैक करता है। इस प्रकार से इसका क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले महमूद गजनबी, उसके बाद गोरी, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 किस आंसर मिल रहा है? तो बी में। और उसके बाद चंगेज खां 3 मीन्स तीसरे नंबर पे 1 पे आएगा, और तैमूर चौथे नंबर पे। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सब चर्चा मैंने आपको फिर से बताया, जो डिस्क्रिप्टिव मैंने वीडियो डाला है उसमें की है, इसलिए पहले आप जाके उसको देख लीजिएगा। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है? तो आप देखेंगे मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी, इसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलेगी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर किसकी आकृति मिलती है? देवी लक्ष्मी की आकृति मिलेगी मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। लेकिन अगर पूछा जाए किसके सिक्कों पर संस्कृत में लेख मिला हुआ है, तो एक तरफ भगवान शिव और लक्ष्मी की आकृति के साथ दूसरी तरफ संस्कृत में लेख मिलता है महमूद गजनबी के सिक्कों पर। और संस्कृत में क्या लिखा है? मोहम्मद बिन अव्यक्तम, मोहम्मद बिन अवतारम। लेकिन केवल आकृति अगर पूछा जाए लक्ष्मी जी की किसके सिक्कों पर मिली है, तो मोहम्मद गोरी के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया?
तो सर्वप्रथम किसको प्रदान करेगा? तो इसका जो गुलाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम कौन रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी को सर्वप्रथम क्या किया इसने? अपना क्या नियुक्त किया? शासक नियुक्त का, अपने बाद अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है अपने जीते गए प्रदेशों का। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? अख्ता किसको प्रदान करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान करेगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है 31वां। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, इन सब एरिया का, पूरा दिल्ली से लेकर के पाकिस्तान वाले एरिया में आप देखेंगे सिंधुंद, यहाँ तक कब्जा किया था। इसके बाद इसका एक दास बिहार के रास्ते होते हुए बंगाल जाता है और बंगाल में स्वतंत्र शासक की स्थापना करता है। और यही बिहार में क्या करेगा? तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय रहता है इसको भी ध्वंस कौन करता है? तो इसी का एक दास रहता है मोहम्मद गोरी का, उसका नाम रहता है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। क्या रहता है? बख्तियार खिलजी उसका नाम रहता है। अब बख्तियार खिलजी इसमें सी में मिल रहा है, इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा आंसर? सी सही। ये बिहार के रास्ते जाता है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करता है, बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना करता है। किसका दास रहता है? तो मोहम्मद गोरी का ये दास रहता है। इस प्रकार से अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 32वां क्या है? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता फिर से यही हो जाएगा। कौन है ये? बख्तियार खिलजी। इसमें इस प्रकार इसमें आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वंस किया? तो वही बख्तियार खिलजी ने ही किया था। तो किसमें हो जाएगा आंसर? ए। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 33वां के बाद 34वां। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जितने भी तुर्क महमूद गजनवी के बाद महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इसके बाद गुलाम जो है सब तुर्की थे, ये सब सफल हुए थे, बिल्कुल सही हुए थे। क्यों? उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसका कारण सही है, तो कारण भी सही है। इस प्रकार कथन और कारण सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, इसमें क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? रेशम बुनकरों के श्रेणी की जानकारी आपको किस अभिलेख से मिलती है? तो ये मूलतः है, ये गुप्त वंश का क्वेश्चन है, इसमें आ गया है। ये मिलती है आपको मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख को दसपुर अभिलेख भी बोलते हैं। ये कुमार गुप्त के समय का है, जिससे हमें रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। ये इसका क्वेश्चन नहीं है, इसमें ऐड हो गया है। तो जब हम गुप्त वंश में पढ़ाएंगे तो इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। इस प्रकार आज हमने भारत पर जितने भी मुस्लिम आक्रमण हुए थे, जितने क्या आप कह सकते हैं, इसमें मैंने मूलतः कवर किया है अरब का आक्रमण जो हुआ है मोहम्मद बिन कासिम का, महमूद गजनवी का और मोहम्मद गोरी का। इन तीनों आक्रमण को आज हमने कवर कर लिया है भारत पर जो हुए हैं, और उससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में जो आए हुए घटना चक्र के क्वेश्चन है उसको मैंने कवर कर लिया है। अब अगले में हम दिल्ली सल्तनत से प्रश्न आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।